तो हमने ये बात कर रहे थे कि साहब किस तरह से है वो संघ को मजबूत बनाने की बात हुई। संविधान सभा में भी है वो टीटी कृष्णमाचार्य ने बात कही थी कि संघ को है वो ज्यादा पावर देना चाहिए, संघवाद, और किसको ज्यादा शक्ति देनी चाहिए, संघ सरकार यानी भारत सरकार को। और उसके लिए है वो अलग अलग व्यवस्था भी की गई। उसके लिए आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो 3 में बात की गई, अनुच्छेद है वो 3, अनुच्छेद 3 में बेसिक बात की गई कि नए राज्यों के निर्माण का काम है, नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसके पास रहेगा, संसद का रहेगा। अब कोई भी राज्य और वह राज्य उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, नामकरण है वो चेंज करना, सीमांकन करना, तो वो सारा पावर है वो भारत सरकार को दिया गया कि ज़्यादा शक्तियां आप है वो संघ सरकार को दो। क्योंकि इस समय है वो बहुत सी देशी रजवाड़े और भारत है वो आज़ादी के साथ विभाजन को झेला, तो उन सभी में एक मजबूत है वो संघ सरकार नहीं हुई, तो राज्य है वो कहीं ना कहीं सिर खड़ा कर लेंगे और राज्य है वो समस्या खड़ी करेंगे। तब बात महसूस की गई कि ज़्यादा है वो संघ सरकार को दो, इसलिए आर्टिकल 3 है वह विशेष रूप से संघ सरकार को है वो ज़्यादा अधिकार देने का है वो काम कर रहा है। ठीक है, फिर बात एक वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया, वित्तीय शक्तियां हैं वो, और वित्तीय शक्तियों में है वो ज़्यादा पावर किसको दिए गए, केंद्र सरकार को दिए, और केंद्र सरकार को कहा कि राज्य हैं वो कर के लिए पैसों के लिए ज़्यादातर है वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करें। इसलिए तो है वो कोरोना पीरियड में आप देख रहे हैं ज़्यादातर राज्य सरकारें आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप फंडिंग हमारी रोक कर बैठे हैं, आप योजनाओं की फंडिंग है वो नहीं कर रहे हैं, हमें है वो ट्रीटमेंट दवाइयाँ खरीदने, इंस्ट्रूमेंट खरीदने, उसमें पैसे नहीं दे रहे। तो वित्तीय निर्भरता भी है वो केंद्र के ऊपर राज्यों को रखा गया ताकि है वो राज्य केंद्र के विरोध में खड़े नहीं हो और राज्य कहेंगे कि भाई हम इनका सहयोग करेंगे तो हमारा साथ है वो देंगे। ठीक बात। आपातकाल के प्रावधान है वो किए गए। आपातकाल 3 तरह के आपको आपातकाल है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये पूरे देश में या देश के कुछ भाग में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसको है वो नेशनल इमरजेंसी है वो कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया। इसको आप देखोगे कि इसको राष्ट्रपति है वो शासन कहा गया, प्रेसिडेंस है वो शासन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शासन। राज्य का जब संविधान विफल होता है तो ये है वो इसका। और जब धन की संपदा का है वो इस तरह मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो वित्तीय आपातकाल है वो लगाई जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो एक आपातकाल के जो ज्यादा प्रावधान है वो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली दे दिया, राज्य को है वो एक तरह से गौण करने का काम किया गया। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे संविधान ने ज्यादा शक्तियां किसको दी गई, केंद्र को दी गई, राज्यों को है वो कम है, वो एक तरह से शक्तियां देने का काम हुआ। तो ये नए राज्यों का निर्माण सा, वित्तीय शक्तियां, इमरजेंसी के पावर का है वो भी दिया गया। एक है वो आर्टिकल 257 को आप देखोगे, आर्टिकल 257 को देखोगे उसमें कहा गया है कि राज्य सूची का कोई विषय है और राज्य सूची के विषय के ऊपर भी ऐसी स्थिति आती है तो केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची का कोई विषय, मैंने बताया था कि राज्यसभा को विशेष पावर है और राज्यसभा राज्य सूची का कोई विषय आता है और उस समय है वो राज्य की विधानसभा काम करने में सक्षम नहीं है तो राज्यसभा पहल करेगी और कानून बनाने का है वो काम करेगी एक तरह से। तो राज्य सूची के विषय पर भी है केंद्र को कानून बनाने का हक दे दिया। एक तरफ तो आपने बात कही कि साहब केंद्र को है वो राज्यों को पावर दे, केंद्र है वो राज्यों को समान रूप से शक्तियां वितरित करे, लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया कि साहब राज्य सूची के विषय पर भी एक केंद्र बनाए। तो यह एक सशक्त है वो केंद्र सरकार बनाने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो काम किया गया। हम देखेंगे कि साहब किस तरह से राज्यपाल को है वो ज्यादा पावर दिए गए, सबसे ज्यादा है वो ये एक विवादों के कठघरा में रहा और ये आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा प्रयोग, सबसे ज्यादा दुरुपयोग। केंद्र ने राज्य नहीं माने तो उनके ऊपर है वो राष्ट्रपति शासन ठोक दो और राज्यपाल को बैठा लो, वहां की चुनी हुई सरकार को भी बर्खास्त करने का काम केंद्र ने किया। ये एक मजबूत केंद्र था, इसलिए राज्यों को गिराने का काम। क्यों? जैसे कोई राज्य, राजस्थान सरकार है, वहां पर
केंद्र सरकार की विचारधारा से नहीं मिलती। केंद्र सरकार बीजेपी पार्टी के, राजस्थान में कांग्रेस की, दोनों की विचारधारा नहीं मिली तो केंद्र सरकार हमेशा ये लगा रहता कब राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिरा जाए, या कांग्रेस की सरकार केंद्र में और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है तो वो गिराने का काम करता है। राष्ट्रपति शासन के नाम पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया जाता है और राज्यपाल को वहां बैठा कर एक तरह से शासन व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी है वो ये समस्या खड़ी करने का काम राज्यपाल का किया। इसलिए तो आगे हम बढ़ेंगे कि राज्यपाल का पद इतना विवाद में रहा कि सरकारिया कमीशन ने तक कहा कि राज्यपाल है वो सबसे ज्यादा है वो एक तरह से लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को एक चोट करने का काम यहाँ पर है वो राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। भाई लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें काम करती हैं, चाहे आपकी पार्टी की नहीं हो दूसरी पार्टी की भी, लेकिन जनता ने तो वैधता दी है, तो फिर आप कौन होते हो सरकार गिराने का। तो ये काम एक सबसे ज्यादा है वो विवाद के कटघरे में रखा। एक अखिल भारतीय सेवा की बात है वो की है, अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस, आईपीएस, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन भारत सरकार करेंगी और अखिल भारतीय सेवाओं के अफसर हैं वो भारत सरकार उनको नियुक्त करके राज्यों को देंगे कि साहब राजस्थान को ये दो। और राज्य सरकारों को पास कम पावर है, कभी कभी अफसर ये मनमानी करते हैं तो राज्य सरकार है वो इनको बर्खास्त तक नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांसफर कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी समस्या है वो खड़ी हुई है, ज्यादा संघ को मजबूत करने का काम है वो किया गया हमारे संविधान में। आपसे पूछा जाएगा संघ को ज्यादा मजबूत है वो किया गया, उससे तो क्या प्रयत्न किए। आर्टिकल 3 का हवाला दोगे, फाइनेंशियल है वो पावर की, इमरजेंसी की, आर्टिकल 257 राज्यपाल और अखिल भारतीय सेवाएं, जिसने है वो एक तरह से भारत सरकार को मजबूती देने का काम है वो किया गया। टीटी कृष्णमाचार्य ने कहा था कि मैं सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि संविधान में है वो शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर है वो हो रहा है और बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य चाहे वह एकात्मक रहे या संघात्मक, पुलिस राज्य या रूप में लोक कल्याणकारी राज्य बन गए और देश की आर्थिक खुशहाली का उत्तरदायित्व अंतिम रूप से केंद्र सरकार को होना चाहिए। ऐसा है वो कृष्णमाचार्य साहब ने है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है वो कहा था कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो सेंट्रल को देनी चाहिए, केंद्र सरकार को आप ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप है वो संघ है, आप संघ की तो बात कर रहे हो, आप संघवाद की बात कर रहे हो और संघवाद का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य दोनों में समान रूप से पावर होना चाहिए, केंद्र और राज्य में ज़्यादा। लेकिन आप संघ की बात करते हुए भी हैं वो ज़्यादा पावर केंद्र को दे रहे हो, राज्य को पावर नहीं दे रहे हो। तो ये एक तरह से किसका लक्षण है, ये संघात्मक का नहीं है बल्कि एकात्मक शासन का। इसलिए शासन के हैं वो दो रूप भी हैं प्रकृति के आधार पर, शासन एक संघात्मक और एक एकात्मक। तो ये संघात्मक की वो बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो बात की गई। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 257 फर्स्ट में कहा गया प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से है वो प्रयोग किया जाएगा, कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन है वो न हो और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को प्रयोजन के लिए है वो आवश्यक प्रतीत हो। तो ऐसे मसलों के ऊपर है वो संघ सरकार को ज़्यादा पावर दिए गए हैं कि संघ सरकार है वो कानून बनाने का काम है वो कर सकती है, जब राज्य सरकार ऐसी स्थिति में है वो काम नहीं करे। तो ये भी एक आर्टिकल है वो 257 का हवाला दिया गया है जो किसको बताने का काम कर रहा है, जो केंद्र सरकार की तरफ शक्तियों के केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, किसकी, शक्तियों की। तो ये एक स्थिति है वो बताइए। अब केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत से ऐसे मसले हैं, यहीं से बात शुरू हुई। हमने कहा कि हमने हमारे संविधान में है वो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि आप केंद्र सरकार को मजबूत करो। किसको मजबूत करो, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को मजबूत करोगे तो राज्य सरकारों से शक्तियां आप लोगे तो ही केंद्र को करोगे। भाई मैंने आपसे है वो ज्यादा से ज्यादा पावर थे वो आपके छीन कर ले लिए गए और तब मैं मजबूत हुआ तो आप कमजोर हुए तो आप मेरे विरुद्ध में सिर खड़ा करोगे, थोड़े समय बाद में आपको दबाकर कब तक रखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ज्यादा संघ को मजबूत बनाने के चक्कर में है वो राज्यों और केंद्र के बीच में बाद में है वो तनाव का दौर शुरू हो गया और एक तरह से भीषण स्थिति में केंद्र और राज्य जाकर खड़े हुए। उनके अलग अलग मसले है, केंद्र राज्य संबंध खराब होना, स्वायत्तता की है वो मांग करना, विशेष अधिकारों की है बात करना, अंतर्राज्यीय विवाद है वो पनपे, विशेष प्रोविजन है वो किए गए। तो ये एक नवीन विवाद के है वो कटघरे में खड़ा करने का काम है वो केंद्र और राज्यों के बीच में हुआ। तो हम यहाँ पर
पर एक बात लेंगे कि हमारे संविधान वेताओं ने केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां देने का काम किया, जिसके कारण केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की स्थिति उभर कर सामने आई। कौन कौन से तनाव है उभर कर हमारे सामने आए, उनको भी है वो हम लोग देख लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव शुरू हो गए। तो केंद्र राज्य तनाव के मुद्दे, केंद्र राज्य तनाव के मुद्दे। केंद्र राज्य यदि तनाव के मुद्दों की बात करोगे तो सबसे ज्यादा है वो मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय बंटवारे को लेकर। मैं यहां पर केंद्र राज्य मैंने लिखा है तो उसका मतलब आप संघ को लेना। किसको लोगे? आप संघ को, ठीक है। और संघ में है वो राज्यों के केंद्र के बीच में सबसे ज्यादा जो वे एक तरह से फाइनेंस को लेकर है वो ज्यादा सबसे विवाद में रहे। फिर स्वायत्तता का मुद्दा है वो काफी विवाद में रहा। फिर नवीन मांग भी है वो अलग अलग राज्यों के सामने आई। फिर आप देखोगे एक अंतरराज्य जल विवाद, अंतरराज्य जल विवाद, यह है वो समस्या है। पहला केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध के यदि दौर को देखा जाए तो केंद्र सरकार जब मजबूत रही और राज्यों में जब सरकारें कमजोर रही तो दोनों के बीच में है केंद्र सरकार और दूसरा लेते हैं राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार मजबूत रही और केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार और राज्य में भी सेम पार्टी की, तब तक तो कोई विवाद बन पा नहीं। लेकिन स्थिति उस समय ज्यादा बिगड़ी कि जैसे कि केंद्र में सरकार है वो बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की और राज्य में सरकार कांग्रेस की, तो बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को गिराने में है वो लगी रहती है। एक ये आप ऐसा दौर भी रहा हमारी राजनीति में, आप देखोगे कि पहले है वो केंद्र में कांग्रेस पार्टी रही और लोकल राज्यों में है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब तो ठीक चला। लेकिन जो ही यहां कांग्रेस रही यहां दूसरी पार्टियों की सरकार रही तो कांग्रेस ने गिराने का काम किया। 1967 में आकर दौर निकला। तो हम है वो केंद्र राज्य संबंधों के दौर को है वो 2-3 भागों में बांट कर है वो ले लेते हैं। क्या स्थिति रही केंद्र राज्य यदि संबंधों की बात की जाए तो वैश्विक रूप से अलग अलग, एक तो नेहरू जी का कालखंड था। पहला दौर हम देख लेते हैं कि 1950 से ले लो, 1950 से लेकर 1967 तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध अच्छे रहे। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध है वो अच्छे रहे। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध अच्छे रहे। क्यों? क्योंकि सरकार जो केंद्र में थी, केंद्र में सरकार और राज्य में, केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। और राज्यों में भी सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो कोई विवाद पनपा नहीं, कांग्रेस की केंद्र में भी और राज्य में भी, तब तो संबंध है वो हमारे अच्छे रहे। तो ये एक स्थिति यहां पर तो अच्छी रही। लेकिन अब
दौर घटनाक्रम बदल रहा है। 1967 से लेकर के है वो आप आगे इस दौर को है वो यदि बड़े मोटे तौर पर है वो हम ले लेते हैं तो आप 98 तक है वो ले लीजिए। 1967 में है वो जाकर गठबंधन एक तरह से कांग्रेस में वर्चस्व का दौर प्रारंभ हुआ और इंदिरा गांधी आगे जाकर एक सशक्त नेता के रूप में उभरी। 1969 में है वो कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है और इंदिरा गांधी ने है वो किस तरह राष्ट्रपति चुनाव में है वो भाग लेती है। कक्षा 12 में मैंने है वो पढ़ा है, वहां पर मैंने बात की थी। तो यहां पर स्थिति आई कि केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, इसके बाद में केंद्र में सरकार है वो कांग्रेस की, लेकिन राज्यों में सरकारें किसकी आई? राज्यों में सरकारें विपक्ष की आई, कांग्रेस की आई नहीं। तो यहां पर कांग्रेस ने इन सरकारों को गिराने का काम किया और सबसे ज्यादा आर्टिकल 356 का है वो दुरुपयोग किया। तो यहां जाकर है वो संबंध खराब हुए। आप कहोगे कि साहब केंद्र और राज्य में जब एक ही पार्टी की सरकार रही तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है वो अच्छे चले, लेकिन जब केंद्र में सरकार है वो बड़ी पार्टी और राज्यों में सरकार है वो दूसरी पार्टी की रही, सेम पार्टी की नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों के बीच के जो संबंध है वो काफी विवाद के कटघरे में खड़े हुए और सबसे ज्यादा विवादों में है वो केंद्र राज्य का संबंध इस समय जाकर बिगड़ा। कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में रही और राज्यों में है वो दूसरी पार्टियां, तो दोनों के बीच में है वो क्ले का दौर यहां पर जाकर पनपा। ठीक बात। आगे जो दौर आता है वो गठबंधन का दौर है। 1989 से लेकर 2014 तक का दौर है। 2000 इस समय क्या गठबंधन सरकार बनती, किसी की भी है वो एक दल को सरकार नहीं। कांग्रेस मोस्ट ऑफली 1989 तक है वो कांग्रेस रही, उसके बाद कांग्रेस है वो एक तरह से जाकर समाप्त होने का काम हुआ। ये गठबंधन का एक पार्टी की सरकार नहीं, सभी दल है वो मिलकर काम करे। तो ये वापस दौर आया कि भाई सरकार मुझे बनानी है, मेरे पास बहुमत नहीं, तो मैं आप लोगों से सहयोग लूंगा कि भाई आप है वो मेरा सहयोग करें, मुझे सरकार बनानी। आप में से कोई क्षेत्रीय पार्टी का है, कोई द्रविड़ अन्ना AIADMK का है, कोई तेलंगाना है वो संघर्ष समिति का है, अलग अलग कोई लोक दल है, कोई भी पार्टियां हैं, तो मैं आपके पास में कहा आप मुझे समर्थन दो ताकि मैं सरकार है वो बनाऊं। तो एक स्थिति यहाँ गठबंधन की रही कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर सरकार चलाने हेतु गठबंधन। तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य के संबंधों में है वो थोड़ा सा ठहराव आया, थोड़ा सा क्या आया, ठहराव आया। क्यों? क्योंकि केंद्र को सरकार चलानी तो राज्यों की मदद लेनी पड़ेगी, ऐसे वो चलेगी नहीं, राज्यों की लोकल पार्टियों की। तो ऐसी स्थिति में यहां पर है वो थोड़ा सा दौर है वो ठीक रहा। तो केंद्र और राज्य के संबंध है वो काफी विवाद में रही। जब विपक्ष की सरकारें रही तो उनको गिराने का काम इस दौर में है वो सबसे ज्यादा किया इंदिरा गांधी ने है, वो सबसे ज्यादा आर्टिकल 356 का है वो दुरुपयोग किया। प्रारंभ में सहयोग का रहा, बाद में है वो एक तरह से सौदेबाजी का काम है वो जाकर शुरू हुआ। गठबंधन के दौर में है वो थोड़ा सा ठहराव आने का काम हुआ और वर्तमान में है वो केंद्र में सशक्त बीजेपी सरकार बैठी है, राज्यों में है वो दूसरी विपक्ष की, तो वो उसी समय अड़ंगा लगा कर बैठे, अलग अलग सरकारें हैं वो गिराने में ही लगे रहते हैं। तो ये एक सबसे ज्यादा विवाद में केंद्र और राज्यों के संबंध। पुडुचेरी में सरकार हाल ही के समय में है वो गिरा कर इन्होंने है वो रख दी और वहां पर नए इलेक्शन भी है वो करवा दिए गए। तो ये एक समस्या है कि एक डेमोक्रेसी में आप इस तरह चुनी हुई सरकारों को क्यों गला काटने का काम करें। यहाँ पर भी JL नेहरू ने एक गलती की थी। 1957 में है वो केरल में ई नंबूदिरिपाद की सरकार आई थी 1957 में, और केरल में उस सरकार को है वो गिराया गया था ई नंबूदिरिपाद। तो ये एक स्थिति केंद्र राज्य संबंध हमने बात करें। स्वायत्ता की मांग, यानी कुछ राज्य हैं कि कुछ राज्य हैं वो विशेष मांग कर रहे हैं कि साहब हमें है वो ज़्यादा शक्तियाँ दीजिए, हमें ज़्यादा है वो दीजिए, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा समस्या रही वो क्षेत्रवाद की रही और क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति में कुछ राज्य है वो बड़े कमज़ोर रहे। तो ऐसी स्थिति में है वो केंद्र और राज्यों के बीच में स्वायत्ता को लेकर हैं वो समय समय के ऊपर मुद्दा रहा कि हमें है वो विशेष पावर है वो दी जाए। वो स्वायत्ता आपकी किसके रूप में हो सकती है? वित्तीय रूप में हो सकती है। आप है वो वित्तीय स्वायत्ता की है वो मांग कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्वायत्ता की है वो आप मांग कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्वायत्ता की है वो आप मांग करने का काम करें। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में है वो समय समय के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मसला, एक तो हमारा ये चला था कि केंद्र और राज्यों के बीच में अलग अलग समय अवधि में अलग अलग दौर में है वो ज़्यादा उन्होंने शक्तियों की मांग की। दूसरी है वो स्वायत्ता की मांग उठी, और स्वायत्ता की मांग की यदि बात करोगे तो विशेष रूप से फाइनेंशियल के रूप में,
और अब दक्षिण की भी कुछ पार्टियों ने है वो अलग अलग समय में, सबसे ज्यादा मसला भाषा का है वो इस समय सबसे ज्यादा है वो विवाद के दौर में रहा था केंद्र और राज्यों के बीच में। तो सबसे ज्यादा वित्तीयता का रहा कि साहब हमें है वो पैसा अलग अलग तौर से दिया जाए, और क्या किस तरह से है वो वेस्ट बंगाल में समाज जो इनकी कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी वामपंथियों की, और वेस्ट बंगाल में वामपंथियों की सरकार बनी, तो वामपंथियों की सरकार ने 1977 इस सरकार ने है वो केंद्र राज्य संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की वो बात की। क्षेत्रवाद की समस्या और क्षेत्रीय स्वायत्ता में ज्यादा से ज्यादा है वो भाषा और संस्कृति का मसला रहा, भाषा और संस्कृति का। भाषा और संस्कृति, हमारे यहाँ भाषा सबसे बड़ा मसला रहा, और ये भाषा का मसला आप देखोगे कि देश की आजादी के बाद में ही शुरू हो गया। हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों ने भाषा के आधार पर है वो राज्यों की मांग की, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। जैसे आप देखोगे कि देश आजादी के बाद में है वो पहले 1953 में आंध्र प्रदेश ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की। पोटी श्री रामुलु करके व्यक्ति थे, 53 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और आखिर में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने है उस स्वायत्ता की मांग की, हमें भाषा के आधार पर राज्य दिया जाए। तो आंध्र प्रदेश, पोटी नाम है पोटी श्री रामुलु, ठीक है। 53 दिन तक है वो भूख हड़ताल, कहीं 53 है कहीं 56 है भूख हड़ताल की, आखिर में है वो राज्य बनाना। इसी तरह अलग अलग राज्यों में है वो राज्य बनाने की लहर चली रही, और उसके लिए है वो हमने 1953 में है वो राज्य भाषाई पुनर्गठन आयोग बैठाया गया। भाषाई, या इसको भाषाई नहीं कहेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग कहेंगे। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली। इस कमीशन ने 1955 में रिपोर्ट दी और 1956 में है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। ये सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956। क्यों? क्योंकि राज्य है वो भाषा के आधार पर मांग कर रही थी, इसलिए हमें इसका निराकरण है वो करना था, और उसके लिए हमने फजल अली कमीशन बैठाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली की अध्यक्षता में के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। 1955 में इसने रिपोर्ट सौंपी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया, और उसके तहत है वो देखते हैं हम 14 राज्य है वो बनाने का काम हुआ भाषा के आधार पर। उसके बाद में भी है वो अलग अलग राज्य है वो बनाने का काम है वो दौर शुरू होता है। 1960 में देखोगे कि बंबई प्रांत को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाए गए। 1960 क्या था? बंबई प्रांत। क्या किया? विभाजन। क्या बना? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य है वो बनाने का काम हुआ। तो अलग अलग है वो राज्यों का विभाजन करने का काम है वो किया गया। जो बड़े राज्य थे उनका विभाजन करके आप छोटे है वो राज्य बनाओ, और भाषा के आधार पर राज्यों की हो मांग की दौर चले। 1966 में आप देखोगे पंजाब और हरियाणा भाषा के आधार पर, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, पंजाब और हरियाणा राज्य बने। हरियाणा हिंदी, पंजाब पंजाबी के आधार पर है वो राज्य बनने का काम हुआ। तो ये अलग अलग दौर में है वो राज्य बने। 1987 में है वो मिजोरम वगैरह ये स्टेट बनने का काम हुआ, मिजोरम, मेघालय, और ये लहर चलती रही। आज भी है वो 2000 में जाकर भी कुछ राज्य बने। सन 2000 में 3 बड़े राज्य बने, 3 बड़े राज्यों को तोड़कर बनाए। सॉरी, उत्तर प्रदेश से एक राज्य हमने बनाया, कौन सा? उत्तराखंड बनाया गया। एक राज्य था हमारा मध्य प्रदेश से, हमने छत्तीसगढ़ बनाया। फिर है वो राज्य बनाने की दौर चलती रही, और एक बिहार से है वो झारखंड बनाया गया।
हालांकि इनको भाषा के आधार पर नहीं बनाए, इनको तो प्रशासन के आधार पर, ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। लेकिन एक तरह से राज्य बनाने की मांग है वो चलती रही, तो हमें आखिर में बनाना पड़ा और उनको फाइनेंशियल भी हक है वो देने का काम हुआ। एक ये भी है वो केंद्र और राज्य के बीच विवाद के कटघरे में है वो हमेशा रहा। फिर सबसे ज़्यादा है वो राज्यपाल की भूमिका रही, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि संविधान में तो कहा गया कि राज्यपाल राजनीतिक पदावधि का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर राज्यपाल बनाएंगे वे या तो किसी पार्टी का नेता रहा या कोई सैन्य अफसर रहा, इस तरह के लोगों को बनाए, तो वे है वो किसी पार्टी विशेष के ही कटघरे के खड़ा हुआ। जैसे मैं केंद्र सरकार, मैं कोई बीजेपी का बड़ा वर्कर रहा, बीजेपी का बड़ा नेता रहा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो मुझे है वो किसी राज्य का राज्यपाल है वो बनाकर बैठा दिया गया। अब किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर माना कि मुझे राजस्थान का बैठा दिया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब मुझे है वो केंद्र सरकार इस तरह से टैकल कर रही है, भारत सरकार के ध्यान रखना शैतान जी, अवसर आए तो कोशिश रखो कि वहाँ की सरकार है वो एक तरह से उस सरकार को है वो गिराने का काम कीजिए। तो मैं हर समय है वो कोई ना कोई तिकड़म लगाने का काम करता रहता हूँ। राज्यपाल है वो हर समय कोई ना कोई समस्या खड़ी करने का काम कर रहा है, और सबसे ज्यादा ये क्यों? क्योंकि केंद्र है वो विपक्ष की सरकार को गिराएगा तो राष्ट्रपति शासन लागू करेगा, राष्ट्रपति शासन लागू करेगा तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन काम करेगा? राज्यपाल काम करेगा। तो ये है वो काफी गटकरे में खड़ा हुआ, और कई बार तो केंद्र ने अपने हितों की पूर्ति के लिए कई राज्यों की है वो चुनी हुई सरकार को है वो एक तरह से बर्खास्त करने का काम हुआ। और ये सब संविधान के आर्टिकल 356 के तहत है वो किया गया कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा विवादों में रहा। फिर इसके लिए कमीशन बैठाया गया राज्यपाल के पद के लिए कि साहब राज्यपाल है वो सबसे ज्यादा समस्या खड़ी करने का काम कर रहे हैं, तो एक कमीशन बैठाया गया, और एक कमीशन था सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। कब? 1983 में। सवाल पूछा गया यूपीएससी 1983। कब रिपोर्ट? 1998 में आई। क्या कहेगी? सरकारी आयोग ने कहा गया कि सबसे ज्यादा है वो समस्या खड़ी करने का काम राज्यपाल का, तो राज्यपाल का जो पद है वो किसी पार्टी के व्यक्ति को राज्यपाल मत बनाओ। राज्यपाल आप किसी को बनाओ तो किसी है वो शिक्षाविद को बनाओ, किसी समाज सेवक को बनाओ जो समाज में उसकी गहरी पैठ है, ऐसे व्यक्ति को आप राज्यपाल बनाओ, ताकि है वो किसी भी तरह से सरकार गिराने का काम नहीं करेगा। एक शिक्षाविद है वो किसी भी तरह का है वो काम है वो नहीं करेगा। तो इन्होंने यही कहा। दूसरा जो सरकारी या कमीशन ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में की जा रही वहां की राज्य सरकार है वहां के मुख्यमंत्री से सलाह करके लो। जैसे राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त करना है तो कोशिश करो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आप सलाह मशविरा करो और फिर नियुक्त करो, ताकि इन दोनों है वो सही तरह से काम करेंगे, दोनों के बीच में है वो लड़ाई विवाद टंटा नहीं पनपेगा। तो ये भी एक उन्होंने है वो सलाह दी, कहा कि राज्यपाल की निष्पक्ष रूप से नियुक्ति होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा होने का काम है वो ये हुआ। जब JL नेहरू राज्यपालों की नियुक्ति कर रहे थे तो उनमें से कुछ मंत्री पद छोड़ने को भी इच्छुक नहीं थे, तो ये एक स्थिति बनाई गई। एक पार्टी वाले लोगों को बनाने का काम है, वह कुछ मंत्री का साहब है वो हम है कोई मंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, राज्यपाल बना दो। तो ये एक स्थिति कि पार्टी का व्यक्ति दल का नेता है उसी को आप क्या करोगे राज्यपाल है, तो वो हमेशा राजनीति हेतु तो काम करेगा, वहाँ संविधान की रक्षा हेतु तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिश की जाए कि निष्पक्ष रूप से व्यक्ति हो और समाज सेवा शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो ये एक स्थिति बेहतर है वो रूप से काम करेगी। फिर है वो नवीन राज्यों की है वो मांग की गई, अलग अलग राज्य के भाई हमें है वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो पावर देने का है वो काम किया जाए। तो अलग अलग राज्यों की मांग है वो काफ़ी विवाद के कटघरे में है वो खड़ी रही केंद्र और राज्यों के बीच में, और सबसे ज़्यादा राज्यों के बीच सीमांकन का एक बड़ा मसला रहा। आप देखोगे कि एक हमारे इसमें आया हुआ है कि मणिपुर और नागालैंड है, मणिपुर और नागालैंड के बीच में सीमा विवाद है। तो नवीन राज्यों की मांग और उनके बीच में सीमा विवाद का मसला है वो बड़ा गंभीर रहा। एक बेलगाम का क्षेत्र दिया गया जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है,
कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये काफी सीमा एक तरह से है वो विवाद का काम है वो कर रहा है, हालांकि अंतर्राज्य विवाद में है वो सीमांकन की हम बात करेंगे। नवीन राज्यों की मांग में यदि देखा जाए तो अलग अलग स्टेट है वो मांग कर रहे हैं। जैसे आप बंगाल को आओ, पश्चिम बंगाल, गोरखालैंड की मांग की जा रही है, गोरखालैंड बनाए जाए। आप है वो उत्तर प्रदेश चले आइए, हरित प्रदेश की मांग की जा रही है। आप गुजरात चले जाइए, सौराष्ट्र राज्य की मांग की जा रही है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र, विदर्भ है, मराठावाड़ा। तो ये नवीन राज्यों की मांग भी है वो एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में है, वो अलग अलग समय में संघ के सामने बड़ी एक चुनौती के रूप में काम है वो इसके द्वारा किया गया। फिर अंतर्राज्यीय विवादों की है वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इन राज्यों के बीच में है वो कुछ विवाद पनपने शुरू हुए, तो वह अंतर्राज्यीय विवाद। और अंतर्राज्यीय विवाद वैसे दो धाराओं में पनपे। अंतर्राज्यीय विवादों को यदि देखोगे तो दो रूप में पनपे। एक तो सीमा विवाद है वो पनपा, सीमा विवाद, कुछ राज्य अपने सीमाओं को मान नहीं रहे। और दूसरी है वो आप देखोगे कि नदी जल विवाद है, नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। तो अंतर्राज्य दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। सीमा विवाद की यदि बात की जाए तो नागालैंड और मणिपुर की मैंने अभी बात की थी, उसमें नागालैंड व मणिपुर के बीच में विवाद है। आप देखोगे एक महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनके बीच बेलगाम को लेकर है विवाद है, बेलगाम को लेकर विवाद है। तो ये एक स्थिति है वो दो से अधिक राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में है वो विवाद है, उसका सही तरह से निराकरण है वो नहीं हो पाया। पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ को लेकर विवाद है, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ को लेकर के साथ चंडीगढ़ है वो पंजाब को दिया जाए, लंबे समय तक मांग की गई लेकिन अभी तक है वो नहीं दिया गया। राजीव गांधी ने समझौता किया लेकिन उसको नहीं किया। तो ये अंतर्राज्यीय विवाद। फिर है वो नदी जल विवाद। नदी जल विवाद भी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में। जैसे इसमें दो मुख्य नदियों का जिक्र किया गया, एक तो कावेरी का है, कावेरी नदी, कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद दो राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के। कर्नाटक कह रहा है कि हमारे हिस्से का जल है वो तमिलनाडु को नहीं मिलना चाहिए, तमिलनाडु है वो कह रहा है साहब हमारे हिस्से का जल है वो ज़्यादातर बेंगलुरु को मिल रहा है, कर्नाटक को, हमारे यहाँ सिंचाई व्यवस्था नहीं। तो लंबे समय तक फिर नदी जल विवाद है वो बनाया गया ताकि इसका कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसके द्वारा है वो निराकरण के प्रयत्न किए गए। फिर आप देखोगे एक नर्मदा नदी के विवाद को लेकर है वो काफ़ी है, नर्मदा जल बंटवारे को, नर्मदा को लेकर है वो राजस्थान के बीच में, गुजरात के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, एमपी के बीच में विवाद है। तो वो भी नर्मदा जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है ताकि इसका निराकरण किया जाए। तो ये भी बड़ी समस्या है संघ में, एक संघ में केंद्र राज्य संबंधों के साथ में अंतर्राज्यीय नदी विवाद का संबंध है, नवीन राज्यों की मांग का मसला रहा। तो ये है वो अलग अलग दौर में है वो समस्याएं देखी गई केंद्र और राज्यों के बीच में। आगे है वो बात को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। विशिष्ट प्रावधान भी है वो कुछ किए गए, कुछ राज्यों को विशिष्ट शक्तियां दी गई और विशिष्ट शक्तियों में हम आर्टिकल 371 की बात करेंगे। 371 में है वो विशेष शक्तियां, कुछ राज्यों को क्या है, विशेष शक्तियां, विशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई, राज्यों को दी गई अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 371 में यदि आप देखोगे तो कुछ पहाड़ी राज्यों को दी गई,
और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों को दी गई। पूर्वोत्तर के राज्य, असम को है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। ये जनजातीय क्षेत्र है। कैसे हैं? जनजाति। यहां पर कौन रहते हैं? आदिवासी रहते हैं। तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। आदिवासी क्षेत्रों में हम जा नहीं सकते, वहां बसावट है वो नहीं कर सकते, वहां के लिए पर्टिकुलर कोई जिला है वो उसको घोषित कर दिया गया, तो वहां हम किसी भी तरह से नहीं जा सकते। तो ये एक विशिष्ट प्रावधान किया गया। इनका उद्देश्य है कि उनकी संस्कृति, उनके मूल्यों को एक तरह से रक्षा करना। पहाड़ी राज्यों को भी सुरक्षा प्रदान की गई। पहाड़ी राज्यों को, जैसे हिमाचल के लिए, फिर है वो अन्य कुछ राज्य जैसे गोवा है, उनको भी आर्टिकल 371 में, गोवा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये स्थिति। यानी कुछ राज्यों को विशेष है वो शक्तियां दी गई, विशिष्ट है वो प्रावधान किए गए। तो ये संघ में दिया गया, क्योंकि कुछ राज्यों का विकास नहीं हो पाया, आदिवासी है, ट्राइबल है, पहाड़ी है, उतनी है वो, वहाँ उनके पास संसाधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति महसूस किया गया कि भाई इनको विशिष्ट प्रावधान है वो दो। तो एक को इनको दे दिया गया, बाकी राज्य भी विशिष्ट मांग प्रावधान की कर रहे हैं। क्योंकि विशिष्ट प्रावधान में क्या होता है? ज्यादातर फाइनेंशियल मामले होते हैं, ज्यादातर पैसों की बात होती है कि पहाड़ी क्षेत्र में तो किसी जिले को विशेष घोषित कर दिया गया, तो वहाँ है वो ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे उनके हितों को बढ़ावा देने हेतु। तो इसलिए बाकी राज्य भी यही मांग करते हैं। राजस्थान भी डिमांड कर रहा है कि साहब हमारे यहाँ पर भी बड़ा मरुस्थल है, हमें भी है वो विशेष हाफ ओवर है वो विशेष है वो प्रोविजन हमारे लिए भी वो किए जाए। तो ये बड़ा काफ़ी है वो तनाव के मुद्दों में है वो शामिल रहा। फिर सबसे ज़्यादा है वो जम्मू और कश्मीर है वो सबसे ज़्यादा विवादों के कटघरे में रहा, आर्टिकल 370। और उसमें कहा गया है कि कश्मीर के लिए है वो विशेषाधिकार दिए गए, विशेषाधिकार। क्या किया गया? इसमें कहा गया जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, अलग है वो झंडा होगा, अलग है वो विधान होगा। संसद द्वारा पारित कानून है, संसद द्वारा पारित कानून वहां के विधानसभा की अनुमति से लागू किए जाएंगे। यह एक स्थिति, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आप स्थिति को देखोगे, जम्मू कश्मीर विलय के समय भारत में विलय है वो नहीं हो पा रहा था, काफ़ी समस्याएं थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया, विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर को दिए गए कि आपका अलग संविधान विधान होगा, अलग झंडा होगा। और भारत सरकार के जो संसद द्वारा पारित कानून है वो सीधे जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होंगे, बाकी राज्यों के ऊपर तो सभी पर सीधे होते हैं, इस पर है वो नहीं होंगे जब तक यहाँ की विधानसभा उसको लागू है वो नहीं करती है। तो लंबे समय तक ये भी है वो तनाव करा। फिर 2019 में है वो इसको समाप्त करने का काम किया। 2019 में है वो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त किया गया। आर्टिकल 370 को समाप्त नहीं किया गया, इस बात का पूरा आप ध्यान रखना कि कुछ जो विशिष्ट दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, विशिष्ट जो दर्जा था, विशिष्ट दर्जा था, उस दर्जे को क्या किया? समाप्त किया। क्या दर्जा था? दर्जा ये था कि वहां अलग संविधान, अलग झंडा, ऐसी व्यवस्था, संसद द्वारा पारित कानून वहां लागू नहीं होंगे, सीधे लागू होंगे। भारत का संविधान उसके ऊपर पूर्ण रूप से, हालांकि भारत का संविधान तो लागू ही था, उसी के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां की विधानसभा की अनुमति के बिना लागू नहीं होते थे। अब वो व्यवस्था खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर है वो सामान्य स्थिति में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब क्या कर दिए गए? जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख अलग गए, दो भागों में बांट के वो हमने कर दिया गया। तो ये एक व्यवस्था की गई जो केंद्र और राज्य के बीच में काफी विवाद की स्थिति है वो रहेगी। तो ये संघवाद की हम स्थिति के ऊपर है वो बात कर रहे थे, किस तरह से अलग अलग दौर में हमने देखा कि किस तरह से वो संघ की स्थिति रही। तो संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है जहां प्रत्येक राज्य का है वो अलग रंग अस्तित्व है वो होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावनापूर्ण है वो उपस्थित रहते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच में है वो संतुलन बनाए रखने का है वो कठिन कार्य करते हैं। किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में।
कोई भी कानून या संस्थागत फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी वो नहीं दे सकता और इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक विश्वास, सहयोग और सहनशीलता की भावना के ऊपर आधारित होकर है वो काम करना पड़ता है, अन्यथा काम नहीं करता। तो संघवाद एकता और अनेकता दोनों को आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त करना राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाई संघवाद का उद्देश्य भी अनेकता और एकता दोनों का आदर करना, अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को हासिल नहीं किया जा सकता। आप है वो भाषाओं को समाप्त करके हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा घोषित कर लो और बाकी भाषाओं को है वो दबाओ, तो बाकी राज्य नहीं मानेंगे, बड़ी समस्या खड़ी होगी। और ऐसा है वो श्रीलंका में भी हुआ। हमने जब भाषा का अधिनियम पारित किया श्रीलंका में किया, वहां की भाषा है वो सिंहली को घोषित किया राष्ट्रभाषा, हमने हिंदी को नहीं किया, तो श्रीलंका टुकड़ों में विभाजित हुआ, वहां गृह युद्ध की स्थिति आई। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वेताओं ने इस बात को ध्यान रखा कि देश की विविधता बरकरार है वो रहनी चाहिए, विविधता को दबाया नहीं जा सकता। आप विविधताओं को दबाओगे तो एक स्थिति के बाद में देश को बड़े कटघरे में आप खड़ा करोगे, गृह युद्ध की है वो नौबत आ जाएगी। ऐसी बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज्यादा सामाजिक संघर्ष को, अलगाव को जन्म है वो देती है, जो अंततः एकता को नष्ट कर देती है। विभिन्नता और स्वायत्ता की मांगों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ये सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार है वो हो सकती है। इन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात इसमें बड़ी नहीं आती है, लेकिन जो संवेदनशील सरकार और राजनीतिक उत्तरदायित्व है तो सहयोगी संघवाद होगा। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर है वो काम करेंगे, उनके बीच में वो सहयोग की स्थिति रहेगी, तो सहयोगी संघवाद होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक संघ के लिए, एक मजबूत संघ के लिए सहयोगी संघवाद बहुत ही जरूरी है। केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग है तो संघ अच्छी तरह से वो काम करेगा। प्यारे बच्चों, ये हमने संघ की बात की कि मोटे तौर से किस तरह का एक है वो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के सरकारों में है वो शक्तियां विभाजित होगी, मिलकर है वो काम करेंगे और शक्तियां उनमें पृथक पृथक है वो बंटेगी। हमारे संविधान में भी सूची प्रणाली के आधार पर बंटवारा है वो किया गया और बाद में आगे जाकर बात है कि जब ज़्यादा पावर है वो संघ के दिए जाए, तो ज़्यादा पावर दिए तो आगे जाकर बहुत से तनाव के मुद्दे आए और सबसे ज़्यादा विवादों में राज्यपाल का पद रहा। आर्टिकल 356 है और उसमें सरकार या कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दी कि एक राज्यपाल को निष्पक्ष रूप से नियुक्ति करो तो किसी भी तरह की दिक्कत है वो नहीं होगी। तो आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया क्वालिटी एजुकेशन के पर्पज से सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को आप शेयर भी कीजिए। आप है वो अच्छी तरह से पढ़ें और साथ में बातों को लिखते भी रहें ताकि आप बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे। ये क्लासें आपके जीवन पर्यंत आगे और फ्यूचर में भी है वो बहुत सी काम आएगी। सारी चीज़ें हैं वो यहीं से पूछी जाती हैं। तो स्कूली जीवन में आप जितना बेहतर तरह से पढ़ो उतना आप अच्छा है वो काम करोगे। ऐसी मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि आप हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।